नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। क्रीमिया में लगातार तीसरा बड़ा हमला हुआ है। सेवेस्तोपोल में रूसी नेवल बेस पर यह हमला हुआ है और ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी अटैक हुआ है। यूक्रेन ने 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी हैं। हमले में रूस के 3 युद्धपोत बर्बाद होने की भी जानकारी मिल रही है। ये अभी की सबसे बड़ी खबर, ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक की खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन ने 8 स्टॉर्म शैडो से कहा जा रहा है कि अटैक किया है, जो अपने आप में इस वक्त कहा जा रहा है कि इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक बना रहा है। यूक्रेन ने रूस के अभियान क्रीमिया में 3 दिन में लगातार तीसरा बड़ा हमला कर दिया है। 21 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर बड़ा विध्वंस किया है, तो उसके 24 घंटे बाद ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर मिसाइल प्रहार कर दिया गया। ये स्टॉर्म सेवेस्तोपोल में आया है और यहाँ रूस ने एक साथ 2 जगहों पर हमला किया है। पहला हमला ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर हुआ, तो दूसरा हमला रूसी नेवी के हेडक्वार्टर पर हुआ। सेवेस्तोपोल में रूसी नौसेना का और साथ ही जानकारी मिल रही है कि ये बहुत बड़ी चोट उससे पहुंच गई है इसको। क्रेमलिन तिलमिलाया हुआ है। ऐसे में अब सवाल यही है कि पुतिन क्या करेंगे? क्या रूस परमाणु प्रतिशोध लेने जा रहा है? आसमान से बारूदी वज्रपात हुआ और इसी के साथ रूसी नौसेना को सबसे बड़ा आघात पहुंच गया। आधा दर्जन मिसाइलें ब्लैक सी फ्लीट के बेस पर गिरी, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो गई। तीन मिसाइलें ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर बरसी। हमले के बाद रूसी नौसेना का मुख्यालय जल गया। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन क्रीमिया में लगातार 3 बड़े और विध्वंसक हमले कर चुका है। रूस के घातक एयर डिफेंस नाकाम हो गए, लिहाजा यूक्रेन के तीनों हमले कामयाब हो गए। 20 सितंबर को यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के बेलबेक एयरबेस, साकी एयरबेस और एक कमांड पोस्ट पर हमला किया। 21 सितंबर को यूक्रेन ने मिसाइलों से धावा बोलकर साकी एयरबेस को तबाह कर दिया। यहां रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो 22 सितंबर को यूक्रेन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों ने ब्लैक सी फ्लीट के बेस और उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। क्रीमिया से लेकर क्रेमलिन तक त्राहिमाम मचा हुआ था, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के साकी एयरबेस पर बहुत बड़ा विध्वंस कर दिया था। पुतिन और उनके वॉर कमांडर यूक्रेन से बदला लेने का प्लान बना ही रहे थे कि सेवेस्तोपोल एक के बाद एक कई धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूसी नेवल बेस और ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेनी फोर्स ने एक के बाद एक 8 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी। विध्वंस की इस तस्वीर को देखिए। ब्लैक सी फ्लीट पर 2 मिसाइलें गिर चुकी थी, इमारत धू धू कर जल रही थी। तभी आसमान से तीसरी मिसाइल गिरी और सब कुछ ध्वस्त हो गया। रूसी नौसेना के मुख्यालय को यूक्रेनी मिसाइल ने हिट किया तो इलाके में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ऊपर रूसी नेवी का मुख्यालय जल रहा था और नीचे लोगों में चीख पुकार मची हुई थी। यूक्रेनी सेना ने सेवेस्तोपोल में कितना बड़ा विध्वंस किया है, इस तस्वीर से समझिए। ये सेवेस्तोपोल में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर की 2 तस्वीर है। बाईं तरफ जो तस्वीर है वो हमले से पहले की है, जबकि दाईं तरफ जो फोटो है वो हमले के बाद की है।
पहली तस्वीर में रूसी नौसेना का मुख्यालय सही सलामत नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर बर्बाद दिख रही है। आसमान में बारूदी धुआं नजर आ रहा है। रूसी नौसेना के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी, तो उसके नेवल बेस पर 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से भीषण प्रहार हुआ। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस हमले में रूसी नौसेना के 9 अफसरों की मौत हो गई, 16 अफसर घायल हैं। रूस को सिर्फ जान का ही नहीं बल्कि माल का भी नुकसान हुआ है। हजारों करोड़ के उसके हथियार बर्बाद हो गए। इस हमले में ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर निकोलियाविच सोकोलोव के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट के बेस और हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ है उसमें रूस को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, इसे जानने और समझने की जरूरत है। रूस के नेवल बेस पर यूक्रेन ने 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से अटैक किया। हमले में रूस के 3 युद्धपोत क्षतिग्रस्त हो गए। एक युद्धपोत को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। कुल 3 युद्धपोत तबाह हुए हैं। इस लिहाज से रूस को 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। नेवल बेस पर जो हमला हुआ उसमें रूस का एक S-400 तबाह हुआ है और एक S-400 की कीमत करीब 5000 करोड़ रुपए है। यानी रूस को यहां भी 5000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हमले में रूस का एक पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी जल गया है। एक पंजशीर की कीमत 2000 करोड़ रुपए होती है और इसका मतलब यह हुआ कि रूस का 2000 करोड़ रुपए का पंजशीर भी नष्ट हो गया है। यूक्रेन ने रूस के 16 बोट डुबो दिए हैं। एक बोट की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस लिहाज से रूस को यहां भी 240 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कुल मिलाकर इस हमले में रूस को 13,240 करोड़ रुपए का न सिर्फ नुकसान पहुंचा है बल्कि ब्लैक सी फ्लीट को बहुत बड़ा जख्म मिल गया है। यूक्रेनी फोर्स ने जिस तरह से साकी एयरबेस पर हमला किया था, ठीक उसी रणनीति के तहत सेवास्तोपोल में रूसी नेवल बेस और रूसी नौसेना के मुख्यालय पर भी धावा बोला गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे पहले बड़ी संख्या में ड्रोन, रॉकेट और डिकॉय मिसाइलें फायर की। इससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने जैसे ही ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जवाबी फायर किया, ठीक उसी समय यूक्रेन ने असली हमला कर दिया। और इस तरह यूक्रेन की मिसाइल न सिर्फ सीधे लक्ष्य तक पहुंच गई बल्कि अपने टारगेट को तबाह भी करने में सफल हो गई। साकी एयरबेस और सेवास्तोपोल में यूक्रेनी हमले से रूसी सेना की कमर टूट गई है। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया, तो सेवास्तोपोल में नेवल बेस और हेडक्वार्टर पर स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से प्रहार किया। साकी एयरबेस पर रूस के 18 सुखोई लड़ाकू विमान जल गए, तो नेवल बेस पर हुए हमले में रूस के 3 युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। साकी एयरबेस हमले में रूस के 3 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे, तो सेवास्तोपोल पर हुए हमले में एक पंजशीर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। साकी एयरबेस पर रूस का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ था। नेवल बेस पर हुए हमले में भी एक S-400 मलबे में बदल गया। साकी एयरबेस हमले में रूस के 9 ड्रोन बेस ध्वस्त हो गए थे। नेवल बेस पर हमला कर यूक्रेन ने रूस की 16 बोट को डुबो दिया। साकी एयरबेस हमले में रूस के 30 सैन्य अफसर मारे गए थे, तो सेवास्तोपोल हमले में रूसी नौसेना के 9 अफसर खत्म हो गए। यूक्रेन के निशाने पर इस वक्त रूस के एयरबेस, नेवल बेस और कमांड पोस्ट हैं। एक हफ्ते के अंदर यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया में 5 बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में रूसी सेना को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
यूक्रेनी सेना क्रीमिया में पिछले 7 दिनों के अंदर 5 बड़े हमलों को अंजाम दे चुकी है और इन हमलों में रूसी सेना की कमर टूट गई है। आखिर कैसे, आइए आपको ये भी बता देते हैं। यूक्रेन के हमले में एक हफ्ते के अंदर 7 S-400 तबाह हो चुके हैं और एक S-400 की कीमत 5,000 करोड़ रुपए होती है और इसका मतलब ये हुआ कि रूस के 35,000 करोड़ रुपए के S-400 भस्म हो चुके हैं। साकी एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया, उसमें रूस के 18 सुखोई लड़ाकू विमान बर्बाद हो गए और एक सुखोई विमान की औसतन कीमत 300 करोड़ रुपए होती है और इस लिहाज से रूस के 5,400 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट जल गए हैं। यूक्रेनी हमले में अब तक 4 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं और एक पंजशीर की कीमत 2,000 करोड़ रुपए होती है और इसका मतलब यह हो जाता है कि रूस के 8,000 करोड़ रुपए के पंजशीर खाक हो गए हैं। साकी एयरबेस पर रूस के 9 ड्रोन बेस तबाह हो चुके हैं और एक ड्रोन बेस पर औसतन 400 करोड़ रुपए का नुकसान है। इस लिहाज से रूस को 3,600 करोड़ रुपए के ड्रोन बेस बर्बाद होने की भी खबर है और यूक्रेनी हमले में रूस के 5 अटैक हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर की कीमत 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसका मतलब ये हो जाता है कि रूस के 1,250 करोड़ के हेलीकॉप्टर नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। यूक्रेनी हमले में रूस का एक ड्रोन सेंटर तबाह हुआ है, यहाँ करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूस की एक पनडुब्बी भी बर्बाद हो चुकी है। पनडुब्बी में जो नुकसान हुआ है इसकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रूस के 5 युद्धपोत को नुकसान पहुंचा है। एक युद्धपोत की करीब 2,000 करोड़ रुपए की कीमत भी बताई जा रही है। रूसी सेना को इतना बड़ा नुकसान इसलिए पहुंचा है क्योंकि यूक्रेनी सेना अब नए प्लान के तहत हमले कर रही है। ये प्लान क्रीमिया ऑपरेशन के एक्सपर्ट यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री रुस्तम ने तैयार किया है। दावा तो यह भी है कि यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि पेंटागन ने रूसी एयर डिफेंस को हैक कर लिया है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हैक होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि पिछले 3 दिनों से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा है। वो यूक्रेन के एक भी हमले को नहीं रोक पाया है। अलबत्ता एक हफ्ते के अंदर रूस के 6 सबसे घातक S-400 जल चुके हैं। ये उसी रूस के उसी एयर डिफेंस का हाल है जो दुनिया में सबसे खतरनाक और अभेद्य माना जाता है। लेकिन आजकल रूस का हवाई रक्षा कवच ध्वस्त हो चुका है। ऐसा तभी संभव है जब रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया जाए। फिलहाल वजह जो भी हो, लेकिन यूक्रेनी हमले में रूस को हर रोज बड़ी चोट पहुंच रही है। यूक्रेन के क्रीमिया विध्वंस के बाद एटमी सर्वनाश का सायरन बजने लगा है। पुतिन इसका परमाणु प्रतिशोध ले सकते हैं। परमाणु प्रलय का खतरा बहुत बढ़ गया है। अब देखना यही होगा कि यह प्रलय कितने दिनों तक टलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस पर पहली बार लगातार इतने बड़े हमले हुए हैं और इन हमलों से रूस का सैन्य नुकसान तो हुआ ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली छवि को नुकसान भी पहुंचा है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन इतने सटीक और विनाशक हमले करने में कामयाब कैसे हुआ। इसका जवाब है अमेरिका और नेटो की मदद। यूक्रेन अब तक अनगाइडेड ड्रोन से ही हमले करता रहा है, लेकिन बीते 3 दिन में यूक्रेन ने गाइडेड क्रूज मिसाइल हमले किए हैं। पड़ताल में यह भी पता लगा है कि हमले के लिए कम्युनिकेशन, डेटा, नेविगेशन जैसी मदद अमेरिका की नौसेना मुहैया करा रही है। ये 2 एटमी पावर के बीच सीधे टकराव की चिंगारी बन सकती है।
सेवास्तोपोल में रूसी नौसेना के मुख्यालय की इमारत से उठता यह धुआं विश्व विनाश का गुबार बन सकता है। 21 और 22 सितंबर दोनों ही दिन यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। रूस को अकल्पनीय विनाश झेलना पड़ा। ऐसे हमले अब से पहले यूक्रेन नहीं कर पाया था। 21 सितंबर को हुए हमलों से भड़की आग बुझी भी नहीं थी। रूसी नौसेना और एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड अभी पुराने हमलों की लपटें बुझाने में जुटी थी। सितंबर की दोपहर को धरती से कुछ ही ऊंचाई पर उड़ती एक और मिसाइल आई, जिसने सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय के भवन को तबाह कर दिया। यह शक्तिशाली रूस की सैन्य शक्ति को सबसे बड़ी चुनौती है। रूस के अभियान पर सीधा हमला है। इक्कीस 22 सितंबर के हमलों के बाद यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा है। रूसी सेना को मनोवैज्ञानिक तौर पर झटका लगा है। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं पर सवाल उठ रहे हैं। सैन्य जगत में रूस की सैन्य क्षमताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। सैन्य जगत में रूस के सम्मान को ठेस लगी है। यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि रूस के पास उसके हमले रोकने की क्षमता नहीं है। यूक्रेन नेवी के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि मॉस्कोवा युद्धपोत और उसके बाद S-400 को तबाह करके यूक्रेन ने इस बात को साबित कर दिया है कि रूस के डिफेंस सिस्टम दिखावटी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या सच में रूस के पास यूक्रेन का हमला रोकने की क्षमता नहीं है, या फिर मामला कुछ और है। रूसी सेना ने इस बारे में कहा है। 20 सितंबर को क्रीमिया में बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ। इतने बड़े स्तर पर साइबर अटैक अब से पहले नहीं हुए। रूसी सेना का कुछ अहम संवेदनशील डेटा भी चोरी हुआ। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के मुताबिक 22 सितंबर को यूक्रेन ने मुख्यालय पर 6 मिसाइल हमले किए। डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 5 क्रूज मिसाइलें गिरा दी। एक क्रूज मिसाइल 18वीं सदी में बने मुख्यालय भवन पर गिरी। इसका मतलब यह है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम 99% कामयाब रहे हैं। साफ है कि एयर डिफेंस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन साइबर अटैक इसी नीयत से किया गया और मंशा थी नौसेना का अहम डेटा चुराना। साइबर अटैक के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन के होने की आशंका जताई गई है, लेकिन आशंका से आगे ऐसे सबूत भी हैं कि मिसाइल हमलों की पूरी रणनीति अमेरिका और ब्रिटेन ने तैयार की थी। रूसी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 हमले की रणनीति बनाने में शामिल थी। हमले की रणनीति बनाने में अमेरिका की नौसेना भी शामिल थी। आशंका है कि MI6 ने क्रीमिया पर साइबर अटैक किए। अमेरिकी नौसेना ने सैन्य सर्वेक्षण करके डेटा जुटाया। इन हमलों की रणनीति बीते एक हफ्ते से बनाई जा रही थी। जानकारी यह भी मिली है कि अमेरिकी नौसेना का सैन्य सर्वेक्षण विमान पोसाइडन क्रीमिया के नजदीक गश्त लगा रहा था। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी लैरी जॉनसन से बात करके यह रिपोर्ट जारी की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने बताया कि हमले से पहले और हमले के दौरान अमेरिकी नौसेना का एक P-8A पोसाइडन टोही विमान ब्लैक सी के नजदीक रोमानिया के वायु क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। इससे पहले यही विमान बाल्टिक सागर के ऊपर कैलिनिनग्राद क्षेत्र के नजदीक मंडराता देखा गया। इक्कीस सितंबर को यह विमान ब्लैक सी के अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में क्रीमिया के बहुत करीब मंडरा रहा था। लैरी जॉनसन ने बताया कि इस विमान से सैन्य ठिकानों की जानकारी जुटाई गई और इसके बाद क्रीमिया पर हमला किया गया।
ब्रिटेन और अमेरिका मदद से यूक्रेन के हमला कैसे और इसको तेज कर रहा है, ये समझ लेते हैं। हमले के लिए 2 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। पहली थी जमीन से जमीन पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल। इनको ब्रिटेन के M270 MLRS से फायर किया गया और इन मिसाइलों से ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट किया गया। निकोलेव क्षेत्र में M270 MLRS से गाइडेड मिसाइल फायर की गई। हमले के लिए इस्तेमाल की गई दूसरी मिसाइल थी स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है और इन मिसाइलों को यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट से फायर किया गया। सेवेस्तोपोल को लेकर भी एक बड़ी खबर इस बीच आया, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तो साफ है कि बिना अमेरिका और ब्रिटेन की मदद के यूक्रेन की सेना रूस पर इतने सटीक और विनाशक हमले करने की क्षमता नहीं रखती है। जाहिर है लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान और सम्मान को लगी ठेस से रूस भी आग बबूला है और अब रूसी रक्षा मंत्री ने नैतिक अनैतिक की सीमा तोड़ने के संकेत दे दिए। По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Storm Shadow». Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет... सेवेस्तोपोल हमले के प्रतिशोध की पहली किश्त रूस ने जारी कर दी है। रूस ने सेवेस्तोपोल के प्रतिशोध में यूक्रेन के क्रेमेंचुक पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने क्रेमेंचुक पर एक के बाद एक 22 मिसाइल हमले किए हैं। पोल्टावा के गवर्नर के मुताबिक रूस के हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए। सवाल यह है कि रूस ने सेवेस्तोपोल का प्रतिशोध क्रेमेंचुक पर हमले करके क्यों शुरू किया है। तुर्की की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि क्रेमेंचुक एयरपोर्ट से सेवेस्तोपोल पर क्रूज मिसाइल हमले किए गए। पलटवार में रूस ने क्रेमेंचुक के एयरपोर्ट पर 22 क्रूज मिसाइल हमले किए। रूस ने KH-50 क्रूज मिसाइलों से क्रेमेंचुक एयरपोर्ट को टारगेट बनाया। यहां यूक्रेन के स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के गोदाम थे। यहां यूक्रेन के Su-24M, 24MR बॉम्बर भी मौजूद थे। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन का मिसाइल गोदाम तबाह हो गया। यूक्रेन के कई 24M MR बॉम्बर के भी तबाह होने की खबर है। खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट, ग्राउंड स्टाफ भी मारे गए हैं। सैन्य बेस पर मिसाइल मेंटेनेंस के लिए मौजूद नेटो सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। रूस ने सेवेस्तोपोल के प्रतिशोध का बारूदी बवंडर शुरू कर दिया है। यूक्रेन से बहुत बड़े विनाश की खबर आए तो अचरज की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सेवेस्तोपोल हमले पर अपडेट से जुड़ी हुई। क्रेमलिन में आपात बैठक की खबर है। पुतिन ने सेवेस्तोपोल पर रिपोर्ट मांगी है। ब्लैक सी में हाई अलर्ट पर रूसी नौसेना इस वक्त है और रात में यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। क्रेमलिन में आपात बैठक की खबर इस बीच आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। पुतिन ने सेवेस्तोपोल पर रिपोर्ट मांगी। रूस के परमाणु हथियारों का भंडार और रूस की जमीन पर एक भी धमाके की सूरत में न्यूक्लियर हथियारों के प्रहार की धमकी की वजह से ही यूक्रेन को लंबे वक्त तक नेटो से लंबी दूरी वाले हथियार नहीं मिले। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने वर्ल्ड वॉर की आशंका की वजह से ही हथियारों की सप्लाई बहुत सोच समझकर की थी, लेकिन अब तो हद पार हो चुकी है। यूक्रेन हर दिन रूस में हमले कर रहा है। सेवेस्तोपोल में जितना बड़ा हमला हुआ उसके बाद नेटो देशों को रूस के बड़े हमले का डर है और रूस में न्यूक्लियर फोर्स को जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है और इसीलिए आशंका है कि अब पुतिन यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो से हिसाब चुकता करेंगे। महीनों की जंग में रूस जितने एयरक्राफ्ट नहीं गंवा सकता उससे ज्यादा एक ही झटके में भस्म हो गए।
यूक्रेन के अटैक में ड्रोन बेस, युद्धपोत और S-400 जैसे एयर डिफेंस नष्ट हो गए। करीब $1 लाख करोड़ का नुकसान, कई अफसर और सैनिकों की मौत का हिसाब आखिर कैसे चुकता होगा? पुतिन का बदला कैसे पूरा होगा? क्या क्रीमिया को लेकर रूस ने जो धमकी दी थी वो अब सच होने वाली है? क्या रूस अब सबसे घातक हथियार से विध्वंस की तैयारी में है? क्या रूस अब परमाणु हथियारों से हमले करने की तैयारी में है? क्या जिस महायुद्ध को अब तक टाला गया उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है? आशंका ऐसी ही नहीं है। रूस की वो सेना जो दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु विध्वंस करने में सक्षम है, वो जंग के लिए तैयार हो रही है। ऑर्डर खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया है। 3000 परमाणु मिसाइल फोर्स को जंग की तैयारी का आदेश मिला है। पुतिन की परमाणु सेना ने जंग का अभ्यास शुरू कर दिया है। 3000 सैनिकों ने गुरुवार को परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने यार्ड्स मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास किया। रूस की यार्ड्स मिसाइल थर्मोन्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी रूस अपने मंसूबे साफ कर चुका है। विनाशकारी तैयारी जारी है और जैसे ही हालात रूस के खिलाफ होंगे वैसे ही न्यूक्लियर अटैक होगा, वो भी टैक्टिकल नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ। न्यूक्लियर हमले की शुरुआत यूक्रेन से होगी या फिर किसी यूरोपीय देश से, अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन बेलारूस में जो चल रहा है उससे अंदाजा यही होता है कि अब वॉर फाइनल स्टेज में पहुंचने वाला है। पुतिन कीव पर कब्जा करेंगे और जो अड़ंगा लगाएगा उसे सबक सिखाने के लिए परमाणु सेना तैयार रहेगी। शुक्रवार से बेलारूस में युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। बेलारूस की आर्मी MLRS और टैंक से हमले का अभ्यास कर रही है। माना जा रहा है कि यह बेलारूस से कीव पर हमले के प्लान का पहला कदम है। बेलारूस की तरफ से युद्धाभ्यास को लेकर कई तरह की सफाई दी गई है और इसे रूटीन एक्सरसाइज कहा जा रहा है। लेकिन मकसद पिछले दिनों जाहिर हो गया था जब पुतिन किम से हथियारों की डील करने के फौरन बाद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब कीव पर कब्जे का मिशन बेलारूस से शुरू हो सकता है। क्रीमिया पर हमलों के बाद इतनी बेचैनी है कि रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। रूस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में रूस की सेना की कामयाबी का बखान है। रूस के तमाम बड़े हमलों के वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा मैप से बताया गया है कि यूक्रेन को रूस ने पिछले दिनों कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिक्र क्रीमिया का है। क्रीमिया पर ड्रोन अटैक को नाकाम बताया गया है। वीडियो का अंत 22 सितंबर से किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन ने किस तरह से सेवेस्तोपोल पर हमला किया। नेटो की मदद से यूक्रेन ने क्रीमिया में जितना बड़ा हमला किया उससे रूस की साख पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए फौरन एक वीडियो जारी किया गया ताकि रूस की कामयाबी दुनिया तक पहुंच सके। लेकिन दुनिया जानती है कि पुतिन अब इसका बदला जरूर लेंगे और वो बदला कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। क्रीमिया के भीतर होने वाले हर हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर कहर बरपाया है। कर्च ब्रिज पर हमले के बाद यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात कर दी गई थी, लेकिन इस बार रूस का नुकसान बहुत बड़ा है। इसलिए पलटवार भी उतना ही घातक होने वाला है।
रूस बदले की प्लानिंग कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस के भीतर और ज्यादा धमाके का इंतजार कर रहा है। अमेरिका जल्द यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम की सप्लाई करेगा। एक साल पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलिवन ने यूक्रेन को अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका को डर था कि मिसाइल से यूक्रेन रूस के शहरों पर प्रहार करेगा और फिर रूस यूक्रेन के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी ताकत है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल को फायर करने के लिए यूक्रेन के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ करना पड़ता है, लेकिन अमेरिकी अटैक एमएस को ट्रक से जमीन पर कहीं भी ले जाया जा सकता है और रूस की जमीन को दहलाया जा सकता है। अटैक एमएस अमेरिका की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अटैक एमएस को M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से फायर किया जा सकता है। मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसे यूएस की लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। रूस की सीमा के बेहद करीब ये अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान की लैंडिंग है। फिनलैंड के एक हाईवे पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की लैंडिंग रूस के लिए चेतावनी मानी जा रही है। अमेरिका ने जता दिया है कि रूस या बेलारूस के आसपास के किसी भी छोटे देश पर अटैक हुआ तो अमेरिका तुरंत एक्शन में आ जाएगा। फिलहाल नेटो और रूस दोनों आर पार के मूड में हैं और यही तनाव एक महाजंग की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस बीच गुरुवार से ही रूस ने अपने एटमी फोर्स को एक्टिव कर दिया है, जो लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ये प्रैक्टिस यार्म्स मिसाइल से की जा रही है और रूस की यार्म्स मिसाइल बेहद ज्यादा ताकतवर और घातक है। यार्म्स मिसाइल एक बार में 300 से 500 किलो टन के 3 से 6 वॉरहेड को उठा सकती है। वहीं पेलोड कम हो तो 150 किलो टन के 6 से 9 वॉरहेड ढो सकती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 1100 से 1200 किलोमीटर है और इस दूरी को मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर सकती है। ये मिसाइल पारंपरिक के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए भी विकसित की गई है। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर भी आ रही है जो खैरसौन से है, जहां खैरसौन में रूस का बड़ा हमला हुआ है। मिकोलेव पर यह मिसाइल अटैक किया गया है और यूक्रेनी सेना की पोस्ट तबाह की गई है। सेवेस्तोपोल हमले के बाद कार्रवाई हुई है और एक्शन में रूसी मिसाइल फोर्स है। देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, रूसी सेना की पोस्ट तबाह होने से है और जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेनी सेना पोस्ट तबाह हुई है और सेवेस्तोपोल हमले के बाद ये कार्रवाई की तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में यू टर्न आ गया है। युद्ध में यूक्रेनी हावी होते जा रहे हैं। यूक्रेन के बारूद से रूसी इलाके भी धधकने लगे हैं। यूक्रेन 3 प्रांतों में खुद के मजबूत होने का दावा कर रहा है। सितंबर के आखिर में रूस के निर्णायक हमलों की बातें कही जा रही थी, लेकिन रूस अचानक डिफेंसिव मोड में आ गया है। तो क्या जंग रूस के हाथ से निकलती जा रही है या फिर ये पुतिन की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसके दम पर वो सर्दियों से पहले कोई महासंहार करने की योजना बना रहे हैं? कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे। रूसी हमलों की यही रणनीति है। सितंबर के आखिर आते आते रूस थोड़ी देर के लिए रक्षात्मक क्या हुआ, ज़ेलेंस्की की फोर्स बहुत आक्रामक हो गई। यूक्रेनी रूसी ठिकानों पर धुआंधार हमले कर रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के अटैक का नया वीडियो आया है। सेवेस्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर यूक्रेन ने हमले करके रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के भीषण मिसाइल हमले में ब्लैक सी फ्लीट की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर के कई हिस्से तबाह हो गए। सेवेस्तोपोल को रूसी सैन्य शक्ति का पावर हाउस माना जाता है। सेवेस्तोपोल में ही क्रीमिया का सबसे बड़ा एयरबेस भी है। क्रीमिया में सेवेस्तोपोल रूस का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। सेवेस्तोपोल में पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने 2 बड़े हमले किए।
13 सितंबर को भी यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी शिपयार्ड को भी निशाना बनाया था। यूक्रेन का दावा है कि सेवेस्तोपोल हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से हमले किए। माना जा रहा है कि सेवेस्तोपोल मिसाइल अटैक में यूक्रेन को अमेरिका का साथ भी मिला। यह भी दावा किया जा रहा है कि सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के मिसाइल अटैक के समय अमेरिका का टोही विमान भी क्रीमिया तट के पास था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के हमले के दौरान अमेरिका का टोही विमान बोइंग P-8A ब्लैक सी में चक्कर लगा रहा था। रूस ने भी सेवेस्तोपोल हमले का बदला यूक्रेनी लॉन्च साइट पर हमला करके लिया। क्रेमेंचुक एयरबेस पर रूस ने Kh-50 मिसाइल से हमला किया। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रेमेंचुक से ही सेवेस्तोपोल पर हमला हुआ था। सर्दियां शुरू होने से पहले यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के ओडेसा में भी रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने ओडेसा में कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जिससे पूरे ओडेसा में दहशत फैल गई। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूस ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमाइगल के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने एक दिन में 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूस ने मिसाइलों से निशाना साधा। रूस ने कुपियांस्क समेत कई बड़े इलाकों में यूक्रेनी हथियारों के गोदाम उड़ा दिए। कुपियांस्क में रूसी सेना के T-80 टैंक ने जबरदस्त गोलाबारी की। रूसी सेना ने कुपियांस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर T-80 टैंक से बारूद बरसाकर बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सर्दियों से पहले पुतिन की रणनीति तैयार हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस एक महीने के अंदर यूक्रेन के हथियारों को खाली कराना चाहता है। जानकार मानते हैं कि रूस सर्दियां आते ही यूक्रेन पर बड़े हवाई हमले करके उसे ध्वस्त करना चाहता है और इसीलिए रूस फिलहाल डिफेंसिव दिख रहा है और यूक्रेन आक्रामक नजर आ रहा है। यूक्रेन ने पिछले 48 घंटों में न सिर्फ क्रीमिया में बल्कि क्रीमिया के बाहर भी जमकर बारूद बरसाया है। यूक्रेन ने रूस के शहर बेलगोरोद और कुर्स्क में भी हाल के दिनों में जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन की फोर्स ने रूस की इंडस्ट्रियल सिटी कजान को भी हमलों से निशाना बनाया। यूक्रेन के बारूदी धमाके से कजान का इंडस्ट्रियल जोन दहल गया। कजान दक्षिण पश्चिम रूस का बहुत ही अहम शहर है। कजान रूस का 5वां सबसे बड़ा शहर है। कजान शहर यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर है। यह माना जा रहा है कि कजान का ही बदला रूस ने ओडेसा में जबरदस्त मिसाइलें बरसा कर लिया। सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद है क्रीमिया को आजाद कराना, लेकिन अब ये मकसद और बड़ा हो चुका है। यूक्रेन क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उद्देश्य है रूस का ब्लैक सी में प्रभुत्व खत्म करना। देखिए यूक्रेन कैसे ब्लैक सी में रूस के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला है और पुतिन ने अपना साम्राज्य बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बीती सर्दियों में एक बयान दिया था।
उन्होंने कहा था कि गर्मियों के मौसम में क्रीमिया के समुद्र तट पर चहलकदमी करेंगे। इसका मतलब साफ था कि रूस को जल्द ही क्रीमिया से उल्टे पांव चलता कर दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की के इस बयान को सच करने का ऑपरेशन ब्लैक सी शुरू हो चुका है, लेकिन इसका मकसद अब बड़ा हो चुका है। ब्लैक सी रूस के लिए रणनीतिक और सामरिक तौर पर जितना जरूरी है, उतना ही यूक्रेन के लिए लाइफलाइन भी है। ब्लैक सी में इकलौता शक्तिशाली देश रूस ही है और यहां उसकी सत्ता को चुनौती अब यूक्रेन ने देना शुरू कर दिया है। ब्लैक सी में रूसी शक्ति का प्रतीक है ब्लैक सी नेवल फ्लीट और अब यह यूक्रेन के निशाने पर है। एक हफ्ते में यूक्रेन रूस के ब्लैक सी बेड़े के 5 युद्धपोत और एक सबमरीन को तबाह कर चुका है। यूक्रेन का मकसद है ब्लैक सी फ्लीट के अस्तित्व को खत्म करके रूस को ब्लैक सी में सबसे कमजोर करना। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का मुख्य नेवल बेस सेवास्तोपोल है। इसके अलावा दूसरा नेवल बेस है नोवरोसिस्क। इन 2 सैन्य बेस के अलावा 2 और पॉइंट है जो रूस को ब्लैक सी से जोड़ते हैं। एक है अजोव सागर के तट पर रोस्टोव ऑन डॉन और दूसरा है सोची पोर्ट। यूक्रेन इन सभी जगहों पर हमले कर रहा है। बीते हफ्ते सोची में ही यूक्रेन ने रूस के 2 युद्धपोत तबाह किए। इसके अलावा नोवरोसिस्क, रोस्तोव पर भी हमले किए। सेवास्तोपोल में तो यूक्रेन ने विनाश ही मचा दिया है। यूक्रेन रूस का सेवास्तोपोल, नोवरोसिस्क, रोस्तोव और सोची से कनेक्शन काटना चाहता है। यूक्रेन हमला करके रूस को अपना नेवल फ्लीट पीछे हटाने पर मजबूर कर रहा है। अगर रूस की नेवल फ्लीट पीछे हटी तो क्रीमिया को आजाद कराना आसान हो जाएगा। सेवास्तोपोल में यूक्रेन अपना नेवल बेस बनाकर रूस के नोवरोसिस्क, रोस्तोव और सोची पर हमले कर सकता है। यूक्रेन क्रीमिया को आजाद कराने के साथ साथ ब्लैक सी में भी अपनी हिस्सेदारी चाहता है। इसीलिए मिसाइल और ड्रोन से रूस की नेवी को निशाना बनाया जा रहा है। ब्लैक सी से होकर यूक्रेन का अनाज तुर्की और एशिया तक पहुंचता है, लेकिन रूस ने ब्लैक सी में अनाज ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। अगर रूस पीछे हटा दिया जाता है तो यूक्रेन का समुद्री व्यापार मार्ग खुल जाएगा। यूक्रेन क्रीमिया और ब्लैक सी में विजय ऑपरेशन शुरू कर चुका है, तो रूस ने क्रीमिया बचाने की जंग छेड़ दी है। क्रीमिया बचाने की जिम्मेदारी वैगनर फोर्स को दी गई है। ये वैगनर लड़ाके क्रीमिया जंग की तैयारी में है। इन वैगनर लड़ाकों के पास ऑटो कैनन और टेक्निकल हथियार हैं। वैगनर लड़ाकों की एक टुकड़ी रोस्तोव में तैनात होगी, दूसरी टुकड़ी नोवरोसिस्क भेजी जाएगी और तीसरी टुकड़ी सोची में तैनात होगी। तीनों जगहों पर गुरिल्ला हमले रोकना इनका काम होगा। खबर है कि वैगनर फोर्स का रूसी गार्ड के साथ समझौता हो चुका है। सभी लड़ाकों को युद्ध में वापस भेजने की तैयारी है और इनका सबसे अहम मिशन एक बार फिर वैगनर फोर्स के हाथ में आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया की कोई भी चीज अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वो घातक बन जाती है। न्यू स्टार्ट संधि का प्लान न होने से परमाणु हथियार और घातक मिसाइलों की तादाद और तैनाती बढ़ने का जो डर था वो सच साबित होने लगा है। इस संधि के खत्म होने के बाद से परमाणु हथियारों की रेस शुरू होने की आशंका थी। अब पता चला है कि अमेरिका, रूस और चीन बहुत तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा ये हुआ है कि अमेरिका, रूस, चीन ने पिछले कुछ महीनों में अपने परमाणु परीक्षण साइट पर नई नई सुरंगें खोदी हैं और साथ ही जानकारी यह है कि तेजी से निर्माण का काम भी उन पर चल रहा है।
अब न बंदिशें हैं न समझौते की शर्तें पालन करने की मजबूरी, न स्ट्रैटेजिक हथियारों के लॉन्चर्स को तैनात करने वाली पाबंदियां और न ही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की तैनाती को लेकर कोई कायदा। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती और संख्या पर भी समझौते की कोई शर्त लागू नहीं। पहले पुतिन और फिर बाइडेन दोनों अब परमाणु हथियारों के मसले पर स्वतंत्र हैं। स्टार्ट संधि खत्म हो चुकी है और जैसा डर था वैसा ही हो रहा है। अमेरिका, रूस और चीन में परमाणु हथियारों को लेकर फिलहाल क्या चल रहा है, ये तस्वीरें उसका संकेत दे रही हैं। स्टडी से पता चला है कि चीन, रूस और अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर परीक्षण साइट पर नए संयंत्र बनाए हैं और सुरंगें खोदी हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट नेवाडा की है। यहां तेजी से निर्माण चल रहा है। दूसरी तस्वीर चीन के शिजियांग की है। सुपर पावर बनने की हसरत में चीन भी परमाणु परीक्षण वाली साइट पर तेजी से काम करवा रहा है। आर्कटिक महासागर में रूस की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर काफी हलचल है। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने तीनों देशों के परमाणु संयंत्रों की तस्वीरों की समीक्षा की है और वे भी मानते हैं कि ये देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक तीनों देश अपने परमाणु संयंत्रों को मॉडर्न बना रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। रूस और अमेरिका अब क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा अब आपको हो गया होगा। रूस अमेरिका में परमाणु हथियार बनाने की रेस शुरू हो जाएगी। रूस अमेरिका ज्यादा से ज्यादा परमाणु वॉरहेड की तैनाती शुरू कर देंगे। ना किसी तरह की जानकारी साझा होगी, ना ही किसी तरह की साइट विजिट। अमेरिका और रूस के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उन हालातों में समझौते की धज्जियां उड़ना पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अब अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियार एक अनियंत्रित तरीके से बनाए भी जाएंगे और तैनात भी होंगे। अमेरिका और रूस ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की पोजीशनिंग भी शुरू कर दी है। पुतिन ने इसकी शुरुआत बेलारूस से की है। दुनिया में परमाणु युद्ध की आशंका और गहरी हुई है तो इसकी कई वजह हैं। अमेरिका ने भी न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग किया। रूस फरवरी 2023 में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया। बेलारूस में रूस ने परमाणु हथियार तैनात कर दिए। ईरान, नॉर्थ कोरिया को रूस न्यूक्लियर हथियार देने की तैयारी में है। दावा है कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका परमाणु बम भेज रहा है ताकि रूस के खिलाफ जवाबी एक्शन में न्यूक्लियर अटैक का एक ऐसा तूफान उठे जिसे पुतिन किसी भी तरह से रोक न सके। अब रूस के करीब मौजूद नेटो देशों में भी अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन भेज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या तीसरे विश्व युद्ध का अरब फ्रंट खुलने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में परमाणु महाविनाश का आरंभ होने जा रहा है? ये सवाल उस वक्त उठ खड़ा हुआ जब ईरान ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल की परेड निकाली और इसके बाद सऊदी अरब और अमेरिका इतने भड़क गए कि ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी। सऊदी अरब अमेरिका से परमाणु हथियार लेने जा रहा है, तो सवाल यही है कि क्या एटमी युद्ध निकट आ गया है? मिसाइलों के जखीरे का प्रदर्शन, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की परेड। ये उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये ईरानी ताकत की नुमाइश है। ये अमेरिका और नेटो के खिलाफ ईरान की बारूदी हुंकार है। ईरान इराक युद्ध की वर्षगांठ के मौके पर ईरानी सेना ने तेहरान की सड़कों पर इस तरह से मिसाइलों की परेड निकाली। इस परेड में ईरान ने पहली बार फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। यह वही फतेह मिसाइल है जो 1400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती है। यह 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़कर भीषण प्रहार करती है। ईरानी हथियारों के इस झांकी में वो घातक ड्रोन भी शामिल था जिसकी मार्क रेंज 2000 किलोमीटर है।
نظامی ایران جنگ یا سلطه‌گری بر دیگران وجود ندارد، اما حفظ آمادگی نظامی با رویکرد دفاعی برای امنیت پایدار و بازدارندگی ईरान के इस शक्ति प्रदर्शन से रईसी के इस ऐलान से मिडिल ईस्ट में युद्ध की बहुत बड़ी और भीषण आग भड़कने का खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ईरान रूस की मदद से जल्द ही परमाणु हथियार बना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश का अरब फ्रंट खुल जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रदर्शन से सऊदी अरब भड़क गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ऐलान किया है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो वो भी एटमी हथियारों का जखीरा इकट्ठा करेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका जल्द ही इस बाबत परमाणु करार करने वाले हैं। जाहिर है मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर परमाणु बारूद इकट्ठा हो रहे हैं। इस बारूद में जिस दिन धमाका हुआ उसी दिन तीसरा विश्व विनाश शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।